Now we discuss about the application of elasticity. इलास्टिसिटी की क्या एप्लीकेशन है ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि पहली एप्लीकेशन ये है कि जो भी मशीनरी पार्ट हुआ करता है उस मटेरियल को, जो मशीनरी में मटेरियल लगा होता है उसको बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कभी स्ट्रेच नहीं किया करते हैं, उस पर लोड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कभी भी नहीं लगाते। उसका रीज़न है, अगर आपने बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कर दिया तो मटेरियल पार्ट्स या उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रेक हो सकती है चीज़ें। तो इसलिए जो भी मशीन्स में जो मटेरियल पार्ट लगा होता है उसको बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट कभी भी स्ट्रेच नहीं करते हैं। सेकंड, जो क्रेन्स हुआ करती हैं, क्रेन जो हैवी लोड उठाया करती हैं, उसमें जो रोप लगाते हैं, मेटेलिक रोप, उसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मेटेलिक रोप लगी होती है क्रेन में, by which we can lift a very heavy load, we can decide with the help of elasticity. For example, as you know that ultimate stress वो फिक्स हुआ करती है, वो किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स हुआ करती है, और अल्टीमेट स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया। अब सपोज आप जो लोड उठाना चाह रहे हो दैट इज 10 to the power 4 kg, इतना लोड उठाना चाह रहे हैं आप, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो ज़्यादातर हम लोग स्टील की रोप यूज़ क्या करते हैं, उसमें जो स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेस है 3×10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ करता है, इज द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर स्टील। अब जरा इस पे आ जाइए, तो πr² इक्वल्स टू F अपॉन स्ट्रेस। F कितना हो जाएगा 10⁴ इंटू 9.8 और वेरी क्लोज टू 10, 3×10⁸। यहाँ से R निकालेंगे, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1.03 सेंटीमीटर आएगा, 1.03 सेंटीमीटर। एंड जो मेटेलिक रोप होगी उसकी रेडियस ये होगी, अगर हम इतना लोड उठाना चाहते हैं तो। वैसे तो एक सेफ्टी फैक्टर इन्वॉल्व हुआ करता है 10 टाइम्स का, मतलब अगर हम चाहें तो 10⁵ किलोग्राम लोड भी उठा सकते हैं, लेकिन ये सेफ्टी फैक्टर होता है, लिखा यही होगा 10⁴ kg, ये सेफ्टी फैक्टर होता है 10 टाइम्स, और इसीलिए रेडियस होती है स्लाइटली ग्रेटर कर देते हैं थोड़ी सी। उसको करने का तरीका क्या है, पतले पतली वायर्स लेके उनको लपेट देते हैं, एक सिंगल रोप ना बना के। तुमने देखा होगा जो क्रेन में रोप लगी होती है उसमें कई सारे वायर्स आपस में लिपटे हुए हुआ करते हैं बजाय सिंगल वायर के। ऐसा करने पर रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, स्लाइटली, मटेरियल उतनी लग रहा है लेकिन रेडियस स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, और सेफ्टी फैक्टर भी इसमें काउंट हो जाता है। तो इस तरह हम लोग क्रेन की जो रोप होती है उसकी थिकनेस डिसाइड किया कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
इलास्टिक बिहेवियर, इसलिए क्रेन को कभी भी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट लोड उठाने की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा हो गया तो आपको पता है कि ये वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, और परमानेंटली डिफॉर्म हो गया इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से वीक हो चुका है, क्योंकि लेंथ बढ़ चुकी है। और फिर कभी आपने फिर कोशिश कर ली कभी बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो रोप टूट जाएगी, और रोप टूटने मतलब बहुत बड़ा लॉस। ठीक है, इसीलिए बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इसको यूज़ नहीं करते क्रेन में, इसलिए इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जैसे ही आपने उस पर सेट किया और जैसे ही आपने उसको उठाने की कोशिश की तो उसमें रेड बटन ऑन हो जाता है, एकदम ऑन करेगा कि रहने दो, मत उठाओ उसको, तो उसमें तुरंत रीडिंग आ जाती है कि ये बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट है। इज इट क्लियर? तो इस तरह डिसाइड कर सकते हैं थिकनेस निकालना। और जानो, आपने देखा होगा जो ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं ना, ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, उसका एक टाइम लिमिट भी होता है कि भाई 50 साल चलेगा या 40 साल चलेगा। ये सब डिपेंड करता है उसके इलास्टिक बिहेवियर पर। जानो कैसे? जो डेविएशन आता है जो डेविएशन आ रहा है ब्रिज में, डेविएशन आएगा, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। डेविएशन इज डेल्टा W LQ अपॉन 4YB DQ, इन बातों पर डिपेंड करता है। W लोड हो गया, L लेंथ ऑफ द जो उसमें मटेरियल यूज किया जा रहा है वो, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का मॉडुलस जो यूज किया जा रहा है, B ब्रेथ हो गई, D डेप्थ हो गई। डेल्टा कम करने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है DQ। जितना D कम करते चले जाएंगे उतना ही डेविएशन कम हो जाएगा, साथ ही Y ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि डेविएशन कम आए। ठीक है, ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आपने डी बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, जैसे मान लो ये एक थिन शीट से ऐसी बन जाएगी, और फिर जल्दी से मुड़ भी जाएगी। इसे बकलिंग बोलते हैं। बगलिंग आ जाएगी। ये बगलिंग ना आए इसीलिए जो उसमें मटेरियल यूज करते हैं वो हाई यंग्स मॉडल्स का होता है, और शेप चेंज हो जाती है, इसकी आई शेप्ड होता है, आई शेप्ड। ये आई शेप्ड हुआ करते हैं। गर्डर्स होते हैं ना, जो गाटर कहते हैं इसे, गर्डर्स, वो आई शेप्ड हुआ करते हैं। रेल की पटरी, सिंपल रेल की पटरी तो देखी होगी, आई शेप्ड हुआ करती है। यानी ये जो आप देख रहे हैं डी काफ़ी ज़्यादा होता है उसका, जितना डी ज़्यादा होगा उतना ही डेल्टा कम होगा। और तुमने देखा होगा गर्डर्स की लेंथ भी कम होती है। अगर मान लो आप 3 कमरे एक सीधे बनाना चाह रहे हो और गाटर पट्टियाँ यूज़ करना चाह रहे हो, तो गर्डर से ऐसा नहीं है एक ही ले लिया आपने पूरी लेंथ का, ऐसा नहीं करते हैं। गर्डर्स की लेंथ कम रखते हैं, क्योंकि लेंथ कम रहेगी तो भी डेविएशन कम आएगा, लेंथ ज़्यादा कर दी तो भी डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्यूब होती है। इसलिए गर्डर्स की लेंथ कम रखा करते हैं, दैट द रीज़न। और डी ज़्यादा कर देते हैं।
इसलिए आई शेप्ड गडर्स यूज हुआ करते हैं। इस तरह रेल की पटरी आप देख लो, इसी शेप में होती है, ऊपर फिर यूं फिर नीचे, तो आई शेप्ड होते हैं वो, दैट द रीजन। एक और जानो, एक और लेके चल रहे हैं हम लोग। और फोर्थ यूज है माउंटेन्स की हाइट कितनी होगी, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी। माउंटेन्स की जो हाइट होगी वो भी इलास्टिक बिहेवियर से डिसाइड हो सकती है। जानो कैसे। अब जैसे जो मटेरियल यूज होता है माउंटेन्स में, उसकी डेंसिटी नियर अबाउट 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जो प्रेशर क्रिएट होगा P equals to H rho G, P equals to H rho G। ये जो प्रेशर क्रिएट होगा बेस पर, अर्थ के बेस पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है माउंटेन्स पीक का, जैसे ये माउंटेन है और बेस पे जो प्रेशर आएगा वो इतना आ रहा है, it should be less than, it should be less than जो स्ट्रेस अर्थ के मटेरियल का होता है उससे कम होना चाहिए। और जो अर्थ का मटेरियल है उसका जो मॉडुलस है उससे कम होना चाहिए। और उसकी मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है या जो भी है वो करीब करीब होता है 3×8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ये कम होना चाहिए। मीन्स H इंटू 3×3 इंटू 9.8, इट शुड बी लेस देन 3×8। तो H हो जाएगा नियर अबाउट 400 10⁴ मीटर। और ये आप देखो ये माउंट एवरेस्ट की हाइट हुआ करती है, इट्स अबाउट नियरली माउंट एवरेस्ट की हाइट हुआ करती है। क्लियर। तो ये चौथा यूज हो गया कि हम लोग माउंटेन पीक भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। एक और यूज, फिफ्थ यूज, और इसमें हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। जो हॉलो शाफ्ट हुआ करती है वो सॉलिड शाफ्ट से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती है। जानो क्या है ये। इस तरह देखें इस चीज को, ये सॉलिड शाफ्ट है, रॉड टाइप में होती। आर रेडियस एल लेंथ, और इसी मटेरियल की इतनी लेंथ की, इतने मास की एक हॉलो शाफ्ट ले ली। ये ले लिया, एल लेंथ है, ये R1 ये R2 हो गया, इनर एंड आउटर रेडियाई। मास सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है। क्लियर। और हमें यह प्रूव करना है कि जो हॉलो शाफ्ट होती है
इट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। शाफ्ट को मोड़ने के लिए जो टॉर्क की जरूरत पड़ती है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा r पावर 4 अपॉन 2l। ईटा या जी एक ही बात होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कुछ बुक्स में ईटा लेके चलें, किसी में जी लेके चलें, तो आप कोई भी लेके यूज कर सकते हो। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, कोई भी यूज कर सकते हो। ये हुआ करता है। चलो हमने इसको हॉलो के लिए मान लिया, इट्स फॉर हॉलो, नहीं सॉलिड के लिए ले लिया। ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है। टाउ टू पाई ईटा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 इंटू 2l। इट्स फॉर हॉलो शाफ्ट। ये हॉलो शाफ्ट है। अब चूंकि मास सेम है, मटेरियल सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम हो गई। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम है तो इसलिए वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 पाई r स्क्वायर L, pi r square L, it should be equals to pi r2 square minus r1 square into L। तो r स्क्वायर मिल गया r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा? टाउ 1 अपॉन टाउ 2 या टाउ 2 अपॉन टाउ 1 कर दो, ये मिलेगा r2 पावर 4 माइनस r1 पावर 4 अपॉन r पावर 4, ये मिलेगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। इससे लिख दिया r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और आप देखेंगे r स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के बराबर है। तो अब क्या बचेगा? अपॉन r स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि r स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर r स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि r स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के बराबर है। ऊपर क्या आ रहा है? r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, मतलब ये ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1। तो हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। दोबारा देख लो, हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं जो हॉलो शाफ्ट होती है, it is much stronger than that of solid shaft if they having same mass, same length, same material। ये solid shaft है, ये hollow shaft है, इसके inner and outer radii R1 R2 हैं। और इन रॉड वगैरह को मोड़ने के लिए जो टॉर्क की जरूरत पड़ती है वो पाई ईटा r पावर 4 अपॉन 2l, या फिर किसी बुक में ऐसे ही दिया होगा पाई जी, एक ही बात होगी। तो ये हॉलो शाफ्ट के लिए होगा, तो ये हो जाएगा सॉलिड शाफ्ट। ये हॉलो सॉलिड के लिए, तो ये हॉलो शाफ्ट के लिए हो गया। टाउ 1 टाउ 2 मास बराबर है, डेंसिटी बराबर है, तो वॉल्यूम भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ से r स्क्वायर मिला आपको r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के, फिर हमने टाउ 2 को टाउ 1 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और इस तरह लिख दिया इसको, r स्क्वायर से r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा टाउ 2 अपॉन टाउ 1 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर
R2² माइनस R1² के बराबर है। और यहां पर अगर न्यूमरेटर देखें तो क्या है, R2² प्लस R1², डिनोमिनेटर क्या है, R²। ये होल अमाउंट 1 से बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि R² R2² माइनस R1² के बराबर है और ऊपर क्या आ रहा है, R2² प्लस R1²। सो दिस अमाउंट विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स τ2 ग्रेटर देन τ1, और τ2 आप किसके लेके चल रहे हैं, हॉलो के लिए। दैट्स वाई हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। इसलिए आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो सॉलिड नहीं हुआ करते हैं, हॉलो हुआ करते हैं। चाहे किसी पार्क में लगे होते हैं या स्ट्रीट लाइट में जो पोल्स लगे होते हैं, मेटलिक पोल्स, वो हमेशा हॉलो हुआ करते हैं। दैट द रीजन। अगर हॉलो होंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट। तो इट्स अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी की एप्लीकेशंस थी, और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कोई ना कोई एक एप्लीकेशन। इज इट क्लियर?